नमस्कार, शुभ संध्या। महिला अंचल ग्रुप में आप सबों का स्वागत है। अब तक महिला अंचल ग्रुप के मंच से देश के करीब 40 नामी गिरामी लेखकों और आलोचकों को सुन चुके हैं। इस कड़ी में आज आपके सामने हिंदी के प्रख्यात आलोचक धनंजय वर्मा रेणु जी के बारे में कुछ सवालों का जवाब देंगे। आपको मालूम ही होगा, डॉक्टर वर्मा प्रख्यात आलोचक डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी के शिष्य रहे हैं और 60 के दशक में हिंदी आलोचना को नई भाषा, नई शब्दावली और नया स्वरूप प्रदान किया था। आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के बाद वह दूसरे आलोचक थे जिन्होंने रेणु जी के महत्व को पहचाना। रेणु जी की पढ़ती परिकथा 1957 में आई और उसी वर्ष आलोचना के दिसंबर में संभवतः पहला लेख लिखा था। इससे पहले उन्होंने नई धारा 1947 के बाद की कहानियों पर लिखते हुए तीसरी कसम कहानी की भी विशेष चर्चा की थी और संभवतः वह पहले लेखक रहे हैं जिन्होंने तीसरी कसम को एक महत्वपूर्ण कृति बताया था। बहुत बाद में जाकर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक लंबी समीक्षा तीसरी कसम पर लिखी थी। धनंजय वर्मा ने उस दौर में रेणु को पहचानने में कोई भूल नहीं की थी। डॉक्टर वर्मा ने उस जमाने में राजेंद्र यादव पर भी पहला लेख लिखा था और कमलेश्वर, कृष्ण बलदेवन, वेदन जैसे रचनाकारों को रेखांकित किया था। उस जमाने में उनकी आलोचना की तारीफ अमृतलाल नांगर से लेकर कमलेश्वर, मनु भंडारी ने की थी। 14 जुलाई 1935 में जन्मे डॉक्टर वर्मा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर, रायपुर और सागर में पढ़े लिखे और रायपुर में ही 1959 से अध्यापन कार्य शुरू किया। उनकी प्रकाशित किताबों में निराला काव्य और व्यक्तित्व निराला का पुनर्मूल्यांकन, आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय, हिंदी कहानी का रचना शास्त्र, हिंदी कहानी का सफ़रनामा, हिंदी उपन्यास का पुनरावर्तन, परिभाषित, परसाई, सारोकार की आज़ादी जैसी अनेक किताबें लिखी। शानी जी पर उनकी एक किताब आने वाली है। इसके अलावा बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, आलोचक के बयान जैसी किताबें उनकी छपने वाली हैं। तो आइए सुनते हैं रेणु जी के बारे में उनके कुछ जवाब। विमल कुमार जी के कुछ प्रश्न हैं प्रोफेसर धनंजय वर्मा जी से। प्रोफेसर वर्मा जी से पहला प्रश्न उनका है, आप हिंदी के प्रतिष्ठित आलोचकों में से एक हैं। आपने उस जमाने में अपना आलोचना कर्म शुरू किया जब हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और नामवर सिंह जैसे लोग सक्रिय थे। 1954 में जब मैला आंचल निकला तो आप उसके साक्षी रहे होंगे। आपकी दृष्टि में उस समय क्या परिदृश्य था और मैला आंचल को लेकर कैसा स्वागत हुआ? इस पर किस आलोचक ने क्या लिखा? इस पर आपके विचार क्या हैं? विमल कुमार जी, 1954 में मैं छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर में इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था। पढ़ने लिखने में और साहित्य में विशेष रूप से रुचि होने के कारण मैला आंचल के प्रकाशन के बारे में सुना जरूर था, लेकिन उसे पढ़ नहीं पाया था। मेरे गुरु आचार्य चंद्रभानधर द्विवेदी के घर नई नई साहित्यिक पत्रिकाएं मिल जाती थी पढ़ने को,
उन्हीं में से शायद आलोचना में मैंने मैला आंचल की समीक्षा पढ़ी थी। अब याद नहीं है कि उसमें वो किसने लिखी थी, लेकिन मैला आंचल का उन दोनों चर्चा खूब हुआ था, क्योंकि वो अपनी तरह का एकदम नया प्रयोग था। जैसे सिनेमा में सत्यजीत रे की पथेर पांचाली एक पाथ ब्रेकर लीक से हटकर एक कृति है, रचनात्मक कृति है, उसी तरह मैला आंचल का भी खूब स्वागत हुआ था। विमल कुमार जी का दूसरा प्रश्न आपसे है। आपने मैला आंचल के बारे में उस जमाने में एक लेख भी लिखा था, जिसमें उसके ध्वनि रूप की चर्चा की थी। वह लेख कहाँ छपा था और उस लेख का सार क्या था और उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई थी? विमल जी, मैंने मैला आंचल पर तो कोई लेख नहीं लिखा था। हाँ, रेणु की कथा भाषा और ध्वनि बिंबों और उसके लोक संगीतात्मक पहलू पर मैंने जरूर एक लंबा लेख लिखा था, और वो भारत भवन भोपाल की एक संगोष्ठी में पढ़ा गया था। संदर्भ था कथा भाषा और आंचलिकता। उसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर नामवर सिंह ने, और संचालन कर रहे थे अशोक वाजपेयी। उसमें आंचलिक भाषा और स्थानीयता की केंद्रीयता रेखांकित की गई थी। मैंने होर्खेस लुई बोर्खेस की इस बात का प्रतिवाद किया था कि जो सचमुच देशी है वह अपनी स्थानीय रंगत छोड़ सकता है और छोड़ देता है। दरअसल बोर्खेस ने गिबन की एक पुस्तक है, रोमन साम्राज्य का उत्थान और पतन, उसमें का एक वाक्य उन्होंने उद्धृत किया था कि सर्वश्रेष्ठ अरब ग्रंथ कुरान में ऊंट नहीं है। दरअसल गिबन ने न तो इसकी सत्यापन का किया और न बोर्खेस ने सत्यापन किया, और इन दोनों की बातों, असत्यापित बातों को मार्क्सवादी आलोचक डॉक्टर नामवर सिंह ने भी कोट किया और उससे गलत निष्कर्ष निकाल लिए। मैंने अपने लेख में रेणु के उपन्यासों के ध्वनिबिंबों और उसकी लोकधर्मी संवेदना का विस्तार से विवेचन किया था, और इस बात को खासतौर पर रेखांकित किया था कि जो सचमुच देशी है वो अपनी स्थानीय रंगत छोड़ ही नहीं सकता, बल्कि उसकी स्थानीय रंगत ही उसके देशीपन की और उसकी सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान होती है, और यदि आंचलिकता है तो उसका सार्वजनीनता से कोई बैर नहीं है। वो मेरी इस बात को संपुष्ट करता है कि देश कालांकित होकर ही कोई रचना देश कालजयी होती है। विमल कुमार जी का तीसरा प्रश्न है कि आपने तीसरी कसम कहानी पर भी कोई लेख लिखा होगा। मेरे ख्याल से तीसरी कसम पर वह संभावित पहली समीक्षा रही होगी, उसके बारे में कुछ बताएं, और वह कहाँ छपी थी और उस लेख में तीसरी कसम के बारे में क्या स्थापनाएं थी, इसके बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं। विमल जी, बात दरअसल ये हुई थी कि 1963 या 64 में आलोचना के एक विशेषांक में उसके संपादक डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान के स्नेह आग्रह पर मैंने एक लंबा लेख लिखा था, नई कहानी की उपलब्धियां 12 कहानियां। उस लेख में नवांचलों का कथा गायन तीसरी कसम, इस उपशीर्षक से तीसरी कसम पर लगभग 3 मुद्रित पृष्ठों की एक लंबी टिप्पणी की गई है। मैंने उसमें लिखा है कि हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसकी गणना इसलिए की जाती है कि इसमें रेणु जी का अप्रोच यथार्थवादी है और उसका निर्वाह सर्वाधिक कलात्मक है। यह कथा आलोचना की मेरी पुस्तक त्रयी की दूसरी पुस्तक हिंदी कहानी का सफरनामा में संकलित है, जो 2001 में प्रकाशित हुई। विमल कुमार जी आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपको लगता है कि उस समय के वामपंथी आलोचकों ने रेणु जी को उतना महत्व नहीं दिया जिसके वे हकदार थे, क्योंकि आज यह सवाल एक बार फिर उठ रहा है कि रामविलास जी ने रेणु की उपेक्षा की थी
और उनकी भाषा से अशुद्ध तक बताया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल सच है कि उस समय के वामपंथी आलोचकों ने रेणु जी को उतना महत्व नहीं दिया जिसके वे हकदार थे और आज हैं। रेणु को यह अहमियत इसलिए भी नहीं मिल पाई कि उन्होंने बिल्कुल एक नया प्रयोग किया था, और नामवर सिंह तो जो उस वक्त नई कहानी के आलोचक कहलाते थे, उस समय निर्मल वर्मा के प्रशंसक थे। शायद इसलिए कि निर्मल वर्मा तब कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। अशोक वाजपेयी के द्वारा प्रायोजित, संपादित और प्रकाशित पहचान श्रृंखला की कड़ी में सीधी शिविर के दस्तावेज भी शामिल हैं। उसमें तो भाषा के जनतंत्रीकरण को भाषा का अवमूल्यन भी नामवर सिंह ने कहा था। विमल कुमार जी का 5वां प्रश्न आपसे है कि अब कहा जा रहा है कि रेणु जी ने अपनी परंपरा खुद बनाई थी, उन्होंने प्रेमचंद की परंपरा का अनुकरण नहीं किया। इस पर आपकी क्या राय है? हाँ, विमल जी, बात सही है। रेणु ने वाकई अपनी परंपरा खुद बनाई। हिंदी में जिसे आंचलिक कथा परंपरा कहा जाता है, वे उसके प्रवर्तक ही नहीं हैं, बल्कि मैं समझता हूं वे उसके निकष भी हैं। उन्होंने प्रेमचंद और नागार्जुन की ग्राम संस्कृति की कथा परंपरा को एक नया संस्कार और एक नई संवेदना प्रदान की थी। आपसे विमल कुमार जी जानना चाहते हैं कि रेणु जी में कलात्मक सौंदर्य और यथार्थवादी दृष्टि दोनों है। क्या उन्होंने अज्ञेय और प्रेमचंद दोनों से सीखा था? नहीं, ये बात तो सच है कि रेणु के कथा साहित्य में हिंदी की अपनी एक जातीय यथार्थवादी परंपरा को एक नई कलात्मक समृद्धि प्राप्त हुई है। वे यथार्थवादी दृष्टि और ग्राम्य संस्कृति के प्रति अपने अनुराग की वजह से अज्ञेय से अधिक प्रेमचंद के ज्यादा निकट मुझे लगते हैं। विमल कुमार जी का 7वां प्रश्न आपसे है। आपने परती परी कथा पर भी एक लेख 1957 में लिखा था जी। कृपया आप उसके बारे में विस्तार से बताएं। मैंने परती परी कथा पर 1957 की आलोचना में एक लेख लिखा था। तब आलोचना के संपादक थे आचार्य नंदुलारी वाजपेयी, जो सागर विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष भी थे और मेरे गुरु थे। मैं उन दिनों एमए पूर्वार्ध का विद्यार्थी था। परती परी कथा आलोचना में समीक्षार्थ आई थी और वाजपेयी जी ने मुझे उसकी समीक्षा लिखने के लिए दिया था उसे। उन दोनों इतिहास का अंत, उपन्यास की मृत्यु सरीखे फतवे जारी हो रहे थे। मैंने अपने लेख में परती परी कथा को नए उपन्यास की अवधारणा का मूर्त रूप सिद्ध करने की कोशिश की थी। वह लेख अब मेरी पुस्तक हिंदी उपन्यास का पुनरावतरण में संकलित है। विमल कुमार जी का अंतिम प्रश्न आपसे है। रेणु जी की जन्म शती के अवसर पर अपनी ओर से विशेष रूप से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी आप उनसे मिले थे? उनके व्यक्तित्व को आप कैसे याद करना चाहेंगे? विमल जी, रेणु हिंदी कथा साहित्य की अपनी लंबी परंपरा में अपने ढंग के एक विशेष और सबसे महत्वपूर्ण कथाकार हैं और वो हमेशा इस रूप में याद किए जाएंगे। हाँ, रेणु जी को मैंने देखा था, उनसे मिला भी था। बात शायद 1972 या 73 की है। मुंबई में एक समकालीन हिंदी लेखक सम्मेलन हुआ था, जिसके संरक्षक थे धर्मवीर भारती और महासचिव थे महेंद्र कार्तिकेय। उद्घाटन किया था, उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष थे पीवी नरसिंह राव, तेलुगु के बहुभाषी लेखक और बाद में जो प्रधानमंत्री बने। मंच पर फणीश्वरनाथ रेणु उपस्थित थे और भारती संचालन कर रहे थे। उद्घाटन किया था मराठी के लेखक दत्तो वामन पोद्दार ने। फिर उसके बाद जब दूसरा सत्र शुरू हुआ, उसमें हिंदी के कथा साहित्य पर चर्चा हो रही थी। उसकी अध्यक्षता की थी रेणु जी ने
और संचालन कर रहे थे कमलेश्वर। मैंने उसमें समानांतर कहानी जो उन दोनों कमलेश्वर लेकर आए थे एक आंदोलन के रूप में, उसकी तीखी आलोचना की थी। उस सत्र के बाद चाय जो नोशी होती है और आपस की जो मेल मुलाकात होती है, उसमें रेणु से बातचीत करने का मौका मिला था और उन्होंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत स्नेह से वो मिले और मेरे लेख की थोड़ी सी तारीफ भी की जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दरअसल मैं 1957 में ही एक पटना से निकलने वाली पत्रिका थी नई धारा, शायद अब फिर से निकलने लगी है वो, उसमें 1947 से 1957 तक की की कहानियों पर एक लेख लिखा था मैंने, जिसका शीर्षक था नई कहानी नए प्रस्थान का एक दशक। उसमें खास तौर पर रसप्रिया की विशेष रूप से मैंने चर्चा की थी और रेणु को शायद वो बात याद थी, उन्होंने उसका भी स्मरण मुझे किया था। मुझे रेणु जी बहुत प्यारे व्यक्ति लगे थे, बहुत स्नेही व्यक्ति लगे थे। उनकी जो हेयर स्टाइल थी वो अपने आप में महिला आंचल की तरह विशेष रूप से चर्चित थी। और आप रेणु जी की इस जन्म शताब्दी पर ये आयोजन कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद बल्कि आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने रेणु जी को फिर से याद किया। विमल कुमार जी की तरफ से प्रोफेसर धनंजय वर्मा जी का बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय में से इस चर्चा के लिए समय निकाला, आपके बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। धन्यवाद।